जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा होने और लैंडस्लाइड के सबब जिस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, उसे लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज हो रही है। इन हादसों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान सिर्फ रियासी में लैंडस्लाइड के 2 हादसों में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि देर रात रामबन जिले में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हुई। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से इतनी कीमती जाने गई हैं। 2014 में जहां कश्मीर का खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर था, तो 2025 में इसका कहर जम्मू खित्ते पर टूटा है। कुदरती आफत से हुए इस नुकसानात को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरीन की मदद के साथ ही रियासी जमातों के साथ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा बवाल कटरा में लैंडस्लाइड, तवी के चौथे पुल के गिरने और नदी लाने के करीब मकानात की तबाही को लेकर है। बयान की शुरुआत हुकूमत की तरफ से ही हुई। वजीर आला का कहना है कि 2014 जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा होने के असबाब का ईमानदारी और गैर जानिबदार तरीके से जायजा लेने की जरूरत है। वहीं डिप्टी सीएम ने इस इंस्टीट्यूट के मुद्दे से जोड़ते हुए श्राइन बोर्ड और एलजी इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का इल्जाम लगाया। बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने भी गैरकानूनी माइनिंग को लेकर तशवीश जाहिर की। ताहम बीजेपी और श्राइन बोर्ड ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मौसम खराब होने की जानकारी मिलते ही यात्रा रोक दी गई थी। उधर एलजी और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन ने मामले की जांच के लिए 3 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील कर इसे 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जनता दल यूनाइटेड के सूबाई सदर जीएम शाहीन ने इन आफात के सबब हुए जानी माली नुकसान के लिए उमर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आफत की इस घड़ी में सरकारी मशीनरी पूरी तरह मुअत्तल रही। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 और पिछले 11 महीनों में मुंतखब सरकार ने क्या किया, इसे अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि फोटो सेशन के बजाय उमर सरकार को एलजी के दौर से सबक लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2014 में कश्मीर में जब फ्लड आया था, उस समय भी हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार थी और जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज पीडीपी और बीजेपी के लोगों को दिया था, सरकार को दिया था। वो जो कश्मीर में उसमें तूफान आया था, जो सैलाब आया था, यहाँ से मुआवजे बढ़े और सीधा उनके खाते में आए, ताकि उसमें कोई चोर बाजारी ना हो सके। और इसलिए आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमेशा आज़ादी के बाद आज तक दिल्ली की सरकारों ने ही मदद की है, पैसा दिया है, फंडिंग किया है, तब जाके जम्मू कश्मीर इतना यहाँ के खड़ा हुआ था। तो इसलिए उम्मीद करेंगे कि जो पैसा 2014 में 15 में मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए दिया था, उससे दुगना पैसा जो है मुआवजे के रूप में जम्मू के सूबे के लोगों को देंगे। और 2014 में जब फ्लड आया तब भी उमर सरकार थी और तब भी उमर सरकार ने ये बोला कि इससे हमने बड़ी नसीहत हासिल की, तो आगे ऐसी चीज़ें नहीं आएगी। और अभी जब फिर से फ्लड आया और हमने देखा कि चीफ इंजीनियर साहब का पोस्ट बिल्कुल खाली पड़ा था, और अभी एक दिन पहले बड़े बड़े नंबर्स दिए गए सोशल मीडिया के ऊपर कि ये कह के कि जनाब इन पे आप इमरजेंसी में ये फ़ोन कर सकते हो, और उसमें कहीं पर भी फ्लड डिपार्टमेंट का नामो निशान नहीं था। हमने देखा लोग खुद ही दरियाव जहलम के किनारे ठीक कर रहे थे। इससे बढ़कर फिर आप दिन के 12 बजे उजाले में लोगों को देखने जा रहे हो, तो क्या मतलब इस चीज़ का, जबकि तबाही जो है रात के अंधेरे को लेकर पूरे शहरों को उड़ा रही है। जो जम्मू में हुआ, जो रजौरी, पुंछ, डोडा, कश्तवार, रामबन, और ख़ास करके कि अगर यहाँ भी अल्लाह ताला अपने रहम करम पे नहीं आता, तो मुझे लग रहा है कि आज श्रीनगर पूरा डूबा होता। अगर एलजी हुकूमत होती तो शायद आज हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती। इन 11 महीनों में क्या काम हुआ? जब उमर सरकार थी उस वक्त इन लोगों ने देखी, तब जब 2014 में उमर सरकार थी तो 2019 तक तो सरकार रही ना इन लोगों की। तो 14, 15, 16 से 5 साल वो, और ये 1 साल 6 साल होते, 6 साल बहुत। इन्होंने इतना फॉरेस्ट तोड़ दिया, पुल फ्लाईओवर के फ्लाईओवर बनाए, इनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये जो नेशनल हाईवे है, ना इनको कोई पूछताछ है।
मैं ये कह रहा हूँ कि आम लोगों की बेहतरी के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी। इन लोगों ने क्रशर खोले, कोई पूछता नहीं है। आम आदमी लोगों की बेहतरी के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रशर खोलता है, उस पे सवाल होते हैं, ना उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन इनको काम करना होता है, ये पत्थर कहाँ से लाते हैं कोई पता नहीं। ये जो अभी ऊपर आप देख रहे हैं हालात बने हुए हैं, ये तो सारा माफिया की का करना किया कराया है। क्योंकि अगर माफिया नहीं होता, पहाड़ों के पहाड़ तोड़ते हैं, सड़क तो बन जाती है। जैसे पहाड़ काट लिया, ठीक है, सड़क बना ली। फिर एक जगह एक पहाड़ी को ही काटते हैं। पहाड़ी को ही काटने में लग जाते हैं। अरे मुश्किल होने पत्थर लगाए थे ना, पत्थर एक ज़माने में, पत्थर लगाए थे, वो पत्थर अभी भी दरिया के नीचे है ना? वो पुराने लोग, वही मैंने कहा ना, स्पेस टेक्नोलॉजी। इन लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ आज लगाई है, वो बाँधों के बाँध उखड़ गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक तरीके से पैसे कमाने का तरीका है और देश के अंदर अच्छी जगह पैसे कमाने के लिए यही एक जम्मू कश्मीर था, जहाँ पर ये करप्शन करते इनके हाथ में, मतलब एलजी था, पूरा ब्यूरोक्रेट था और यहाँ पर पैसे रोकने वाला इनके ठेकेदारों को कोई नहीं था, चेक करने वाला कोई लीडर नहीं था, जो इनको पूछता आपने क्या काम किया। और उसी दौर के अंदर इतना इन्होंने काम किया और जिस काम के लिए इन्होंने बताया कि हमने स्मार्ट सिटी लाया, हमने मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, हाँ, तो आप देख ही लो ना, उस वक़्त जिस वक़्त इन्होंने काम किया उस वक़्त एलजी था, पूछने वाला कोई नहीं था, जो सवाल करता उसे अंदर कर देते। उस काम को देख रेख जाओ पता करो, किसी को नहीं पता है ये फ्लाईओवर कैसे बना, कौन बना रहा है, कोई पता नहीं। बस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को खड़ा कर दिया, डीसी खड़ा हो गया, एसडीएम खड़ा हो गया, पुलिस खड़ी हो गई, ठेकेदार बाहर गया, धनाधन काम कर रहा है। अरे लेबर का पता नहीं है, ठेकेदार का पता नहीं है, जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से वो लोगों को उजाड़ रहे हैं। और यही चीज़ें हैं जिनको इनका मकसद था कि फ़ोटो उठा लें, उसमें मटेरियल क्या है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और जिसका नतीजा ये यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ-जहाँ इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई है, उस टेक्नोलॉजी को पानी ने थोड़ी-सी आधे घंटे की बूंदाबांदी ने अपना काम कर दिया। ये जो सरकार के टेंडर हैं और इनके ठेकेदार हैं, इनका फेलियर रहा है, इन्होंने लूट के रखा है। और आपको और इससे पर खास चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका ताल्लुक करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर जेडीयू प्रेसिडेंट जीएम शाहीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुहेल काज़मी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला रुख जीएम शाहीन जी आपका करना चाहूँगी, जिस तरह से देख रहे हैं वादी में लगातार सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है और जम्मू संभाग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आपका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिस पर सीधे तौर पर आप उमर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं कई मकामात पर हमने देखा है कि उनकी तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम राहत फंड की तरफ से जो भी मदद थी वो मुहैया करवाई जा रही है। कई इलाकों में तामीराती काम को भी उन्होंने यकीन में दिलाया है। देखिए मैम, क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी आफत जब आती है तो एक नसीहत मिल जाती है हम लोगों को। बिकॉज मैंने अपने दिन में भी कहा कि 2014 में एक बहुत बड़ी नसीहत मिली कि जिसका हमें सबक लेना चाहिए था और उस नसीहत को हमने याद रखना चाहिए था। और मुझे याद है 2014 में उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने जो सीखा है अब इसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देंगे। आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी मिसाल अभी आपने देखा कि जो भी हुआ आपके सामने, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, कोई भी जगह, रामबन हो, बानिहाल, जो आज रात को हुआ उसकी भी मिसाल। देखिए हम ठीक है, कुदरत के हम लोग कुछ चीजें जिसके सामने हम लोग बेबस है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि रात के 1 बजे 2 बजे दरियाई झेलम का बांध जो है वो आम जनता ठीक कर रही है, उस वक्त सरकार का। आपने अगर पिछले दिनों जस्ट 3 दिन पहले जो अभी फ्लड का मंजर बना कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा, मैंने पब्लिक को अपनी आंखों से बाजरी लाते हुए देखा, ट्रक्स को लाते हुए देखा, मिट्टी लाते हुए देखा, सैंड बैग्स लाते हुए देखा। और आम लोग लाखों की तादाद, हजारों की तादाद रिवर झेलम को ठीक कर रहे हैं। तो हमें ये बताइए फ्लड डिपार्टमेंट का काम क्या है, जो इतने बड़ी फरिश्त उन्होंने दिया था कि भाई इसमें कंट्रोल रूम है आपका, इमरजेंसी में सिवाय पुलिस तो कोई नजर नहीं आया। एक भी कर्मचारी अगर डिपार्टमेंट का कहीं आपने देखा होगा, रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से दिल्ली से बात की, रात के 11:30 मैंने 12 बजे रात को मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब बुरा हाल है शहर में, मैं देख रहा हूं कि पूरी पब्लिक जो है वो रिवर झेलम को ठीक कर रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उमर सरकार का क्या मतलब है। जब 2014 में बाढ़ आई तब भी उमर सरकार, मैं वहां नहीं जाना ठेकेदार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी जो इमरजेंसी में जो मामला बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मेरी नजर उसके ऊपर, ये कौन ठीक करने आएगा? क्या मद्रास से आएगा, आसाम से आएगा, केरला से आएगा?
कौन ठीक करने आएगा? क्या मैं दिल्ली सरकार को बोलूं? किसको बोले हम? आम जनता जो है उनकी तकलीफों को कौन देखेगा? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देखने नहीं आएगी, दिल्ली से वो लोग अपना काम छोड़ के यहाँ तो नहीं आएंगे। जो यहाँ डिपार्टमेंट है, जो फ्लड डिपार्टमेंट, वो किसके अंडर काम करता है? उमर सरकार रात के 12 बजे 1 बजे सोई थी और पब्लिक सड़कों पे रिवर जालम को ठीक कर रही थी। यही हाल डोडा में है, रजौरी में, पुंछ में। जब आफतें आई तो कौन सामने आया? या पुलिस थी या आर्मी थी, और कौन था? और तो कोई नहीं मिला सामने, कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी था नहीं। तो ये सब चीजें जो है, ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी शहर में, इवन कि पंजाब या यहाँ हिमाचल, हर जगह बाढ़ आती है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई खाली जम्मू कश्मीर, बिकॉज कुदरत का ये मामला ऐसा है, कहीं पर भी बाढ़ आ सकती है। क्या वहां भी ऐसा होता है? ये बड़ी बदनसीबी है, अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए कि ऐसी सरकार मिली। हम तो यकीन मानते हैं कि अगर एलजे सरकार होती, कम से कम ये चीजें हमें देखने को। एनकरेजमेंट इतना बड़ा हुआ है कि जो बार बार एनकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? जो एक एरिया है तकरीबन 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर राजबाग का, जिसको रिवर झेलम पूरा घूम के आता है दाएं बाएं से। पूरे झेलम राजबाग के पूरे एरिया में झेलम जो है घूम के निकलता है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए। किन्होंने परमिशन दिया है एनकरेजमेंट के लिए? अरे कोई थोड़ी भाजपा या कांग्रेस है तो हम लोग उनका कॉलर पकड़े। जो कंसर्न एमएलए है तो उन्होंने परमिशन दिया होगा। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी रिवर झेलम के अंदर बनी हुई है। अगर पुरसू राजबाग की तरफ आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द घर जो है झेलम के अंदर बने। क्यों उन्होंने परमिशन दिया? कैसे ऐसा ये सब चीजें हुई? और ये सरकार क्या कर रही है? ऐसे भी हमने होटल देखे जो झेलम के अंदर बने, रिवर झेलम के अंदर बने। ये तमाशा ये थोड़ी चलता है मैडम। ये किसी स्टेट में ऐसा होता है क्या? दिल्ली में ऐसा होता है क्या? यमुना के ऊपर घर बना देंगे लोग? इस तरीके से सरकारें काम नहीं करती। जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मामलात नहीं है, जो मर्जी आए वो करे। हर एक बार हम लोग जनाब डंडा लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर चढ़ते हैं कि जनाब हमारे काम नहीं हो रहे। लेकिन ये काम कौन करेगा? ये काम तो यहाँ की लोकल सरकार ने करनी है। तो ये बड़ा अफसोस की बात है, ये सब चीजें जो देखने को मिल रही है। और ऊपर वाला परमात्मा हमारे हालों पे रहम करे। अगर परमात्मा रहम नहीं करेगा तो यहाँ तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ये तो पूरा कश्मीर डूब जाएगा। जम्मू तो डूब ही गया है, अब कश्मीर का डूबना बाकी है, ये भी डूब जाएगा। बिल्कुल जाहिर है। शाहीन साहब, सोहेल काज़मी साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं शाहीन जी की बात से, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है घरों को नुकसान हुआ है, कई घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं, कई गांव बाढ़ की जद में है और अभी भी सूरत हाल बाढ़ जैसे ही बने हुए हैं। और 2014 से भी सबक नहीं लिया गया। उस वक्त भी उमर सरकार थी, इस वक्त भी उमर सरकार है। हालांकि उनकी तरफ से राहत बचाव काम लगातार जारी है, लेकिन अगर पहले से ही तैयारियां की जाती तो हालात कुछ और हो सकते थे, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी। देखिए मैम, गुड इवनिंग आपको भी और शाहीन साहब को भी। शाहीन साहब ने बहुत अच्छा एलेबोरेशन दी है और वो सारी चीजें जो हैं वो फैक्चुअल हैं, ऑन ग्राउंड पे दिखती हैं। मैं 2-3 चीजें उस पे ऐड करना चाहूंगा कि कश्मीर जो है वो हमेशा जब भी इन्वायरमेंटलिस्ट, जितने भी बड़े से बड़ा इन्वायरमेंट आया वहां पे 60s में 70s में, आपको पता नहीं होगा, वो हमेशा यही कहते रहे कि कश्मीर पूरा जो है पानी के ऊपर है। और वहां हमने कभी नहीं बचपन से 2014 तक तो बिल्कुल नहीं देखा कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जो हर शहर में होता है, वो कहीं भी एग्जिस्ट करता हो किसी गांव में या श्रीनगर शहर में भी। लेकिन 2014 में जब ये फ्लड्स आए और पूरा जमीन की जो परतें हैं वो हिल गई। और वो भी मैं आपको बता दूं कि बड़े नेशनल डेलीज ने स्टोरीज भी की थी, उससे पहले भी की हैं, 70s में भी की, 80s में भी की। और तब जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, शायद पीडीपी की भी थी, तब एक पीएचई मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ताज मोहिद्दीन साहब एक रोड मैप लेके आए और यहाँ पूरे मीडिया के सामने दिखाया कि हमें इन चीजों का हमेशा खदशात रहेगा कि यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है, खासकर वैली को लेके। उसके बाद क्योंकि यहाँ मुसीबत ये रही कि हम करप्शन में इतने मुलव्वस हो चुका है पूरा रियासत और सक्सेसिव सरकारें कि जो आपदाएं हैं उसकी तरफ कभी बात नहीं हमने की, या सीरियस अप्रोच जो है
पुरानी सरकारों ने भी कभी सीरियसली इसको ना रिव्यू किया, ना इस पे कोई प्लान बनाया कि जनाब आपने डिजास्टर मैनेजमेंट बना दिए, हर डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के काम क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। 1997-98 में एक अवलांच आया सोनमर्ग के पास पे, और फारूक अब्दुल्ला की 2/3 मेजोरिटी की सरकार थी। तब गवर्नर साहब, कोई इंटरवेंशन नहीं थी, यूनियन टेरिटरी नहीं थी, एक फुल फ्लेज सरकार के चला रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब। और उस अवलांच में हमने बहुत सी जानें गवा दी, और हमारे एक सीनियर कुलीग थे नीतीश सेन जी, उनकी क़यादत में एक कमीशन का गठन किया गया, जिसको नीतीश सेन कमीशन रिपोर्ट जो थी वो असेंबली में 400 कुछ पेजों की सबमिट की, और उसमें ये बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है उस कमीशन की रिपोर्ट में कि जनाब ये जो यात्रा है, इसका जो टाइमिंग है इसको बढ़ा दीजिए, और इसका जो यात्री है पिलग्रिम कितनी होनी चाहिए, किस नंबर तक होनी चाहिए, वो डिफाइन करके रख दिया कि साइचन ये जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये क्यों मेल्ट हो रहे हैं, ये अवलांच के रीजंस क्या थे जो उस वक्त अवलांच आया था। और बड़ी असेंबली में उस पर बहुत बहस हुई, 2-4 दिन उस पर बातें भी हुई और बड़े ऑर्डर्स भी निकाले गए, लेकिन कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। और वो आपने उत्तराखंड में देखा होगा जैसा यहाँ हुआ वैसे वहां भी कभी हुआ था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपकी पिलग्रिमेज कितने नंबर्स तक होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, क्या क्या। अब तो हमें लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही हैं जो हिंदुस्तान को एक दिशा दे सकती हैं, क्योंकि जो भी यहाँ रियासती पार्टियां आती हैं बनती हैं, वो यही सोचती हैं कि चलो वक्त पूरा करना है। अब ग्रांट एंड एड जो है 10-10 करोड़ पे डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया है, वो रिलीफ बांटते रहेंगे। वो रिलीफ भी 10 करोड़ की जो दी है वो 5 करोड़ ही नीचे तक पहुंचेगी, वो भी तबाही 5 करोड़ करप्शन में चली जाएगी। इमीडिएट डिस्पोजल जो है रिलीफ का भी आप देखिए, मैं कुछ एरियो में जाता हूँ, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, शेल्टरलेस हैं पिछले 2-3 दिनों से, चाहे वो गुजर नगर के इलाके हैं, कासम नगर के इलाके हैं, कुछ और इलाके हैं, निक्की तवी के 3rd ब्रिज की जो आप बात करके उसके इलाके हैं, वो अभी भी खुले आसमान में अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं और दुहाई दे रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि बहुत गुर्बत है यहाँ पे भी। और वो दर्शाता है कि नॉन सीरियसनेस जो है वो हमेशा रही। देखिए नेचुरल कैलेमिटी जो है वो किसी से पूछ के तो आती नहीं है, लेकिन आज मेट जो है जो आपको फोरकास्टिंग दे रहा है वो पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा उनकी एक्यूरेसी है, और उस एक्यूरेसी के बावजूद भी अगर सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं वो काम नहीं करते हैं, लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करते हैं, लोगों को अवेयर नहीं करते, तो आप समझ सकते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को आपताएं हैं। कोई एक आपदा खत्म होती है, पाकिस्तान खत्म होता है, कुछ और शुरू हो जाता है, कुछ और शुरू होता है तो कुछ और शुरू हो जाता है। आप ये कुदरत भी हमसे रूठी है, अल्लाह भी हमसे रूठा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि हमें गवर्नेंस के लेवल पे यहाँ काम करने की बहुत जरूरत है। और जितनी भी देखिए SDRF बनाई है, अगर आज SDRF नहीं बनी होती जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ने बनाई, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे बड़े स्लो हो जाते। आर्मी की इंटरवेंशन, अभी 12 घंटों में आर्मी ने वो 3rd ब्रिज जो है जो बह गया था उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया और दोबारा डेडिकेट किया जम्मू के लोगों को। तो मैं समझता हूं कि जो चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। और देखिए ये नेचुरल डिजास्टर है, इसमें अपोजिशन या गवर्निंग बॉडी या SG ऑफिस एक दूसरे को अक्यूज करते रहेंगे तो लोगों का जो काम अब होनी है, जो रिहेबिलिटेट अब होना है, वो भी रुक जाएगा और आपसी रसाकशी में उसमें भी सियासत करते रहेंगे। और अगर जिंदगी पे, लाशों पे सियासत करनी है तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ के लोग किस तरह से खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे आगे। जी बिल्कुल जाहिर है। शाहिद साहब, कई जगहों पर बादल फटने की खबरें सामने आई हैं। किश्तवाड़ है, रामबन है, कठुआ है और भी कई इलाकों में बादल फटा है जिससे भारी नुकसान हुआ है। कटरा अगर या लैंडस्लाइड की बात करें तो उसमें कम से कम 34 ज़ायरीन की मौत हो गई है। उससे भी अगर वक्त रहते रोक दिया जाता तो शायद कुछ ज़ायरीन की जान बच सकती थी या फिर हालात थोड़े बेहतर हो सकते थे। कई मकामात पर मौसम विभाग ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी। कई बार वार्निंग जारी की गई है कि लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, बड़े हादसों का खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लापरवाही है वो पूरी तरह से रही। और यही वजह है कि शायद तमाम जो सियासी लीडरान है, सियासी पार्टियां हैं, वो उमर अब्दुल्ला को नाकाम सरकार कह रही हैं। देखिए मैडम, जब भी ऐसी सब चीजें होती है तो इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप होता है और एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बैठ जाती है जम्मू में भी, कश्मीर के अंदर भी, और पूरा डिसाइड किया जाता है कैसे किया। पहले तो देखिए हमने एनकरेजमेंट को हटा देना है, हमने पहले पानी को स्पेस देनी है। पानी की स्पेस आप रोक नहीं सकते। ये जो हम लोगों ने एक गलती की, हमने जंगलों में अब जंगल काट के घर बनाना शुरू कर दिया। यही फॉरेस्ट पहले पानी
को रोकता था, कितनी भी बारिश गिरती थी तो पानी को रोकता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पानी नीचे आया करता था। अब क्या हुआ, अब हमने जंगल हटाए और हमने वहां पर घर बना दिए, जहां पर जैसे थोड़ा सा भी पानी आया वो सीधा उस जमीन को खोद के पूरा बहा के नीचे ले जाता है। ये सबसे बड़ी गलती जिसके ऊपर मैं ये मानता हूं कि हम सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। और उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिसमें 24/7 जहां पर भी ये हालात है या जो लोग दरिया के नजदीक रहते हैं, नालों के नजदीक रहते हैं, कम से कम उनको पहले से इवैक्यूएट किया जाए, जो कि सरकार उसके बाद सरकार को याद आता है जब कोई आफत आती है, जो एक बहुत बड़ी गलत चीज है। और दूसरी बात जो है कि जो मैंने कहा कि पानी का रास्ता आप रोकोगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। पानी का रास्ता आप रोक नहीं सकते। जिस तरीके से नदी नाले आज से 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल पहले चलते थे, हमने क्या किया, हमने वो नालों के ऊपर वो जमीन को प्रॉपर वो करके प्लेन करके वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। इसके ऊपर एक रोड मैप है, प्रॉपर फ्लड डिपार्टमेंट के पास पूरी लैंड दी गई है कि भाई ये जो दरिया बह रहा है या जो नाला बह रहा है, इसकी अगर चौड़ाई जो है 400 फीट है, तो ये 400 फीट की बराबर जो लैंड है ये हमने फ्लड डिपार्टमेंट इसको मैनेज कर रहा है। उनका एक पटवारी है इसके ऊपर, उनका डिपार्टमेंट है इसके ऊपर। उनको चाहिए कि वो देखे कि एनकरेजमेंट किन लोगों ने की है, पटवारी काम करे अपना। जब तो फ्लड चैनल है उसको रास्ता दे, पानी को रास्ता दे ताकि पानी बहे, पानी जाए। ऐसा नहीं है कि आज नाला सूखा हुआ है तो आज पानी नहीं, हम आज के रातों रात इसके ऊपर घर बना दें। ये बिल्कुल एक गलत चीज है जिसके ऊपर सरकार को वर्कआउट करना पड़ेगा। ये आम पब्लिक इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्कआउट करना पड़ेगा। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है इन नदी नालों के ऊपर, पहले इनको हटा देना है, पानी को रास्ता देना है बहने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आप रास्ता बंद नहीं कर सकते, और तभी जाकर ये सब चीजें ठीक हो सकती है। और प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सिस्टम, फिर आप जब किसी जगह आफत आती है फिर तब जाकर फ्लड डिपार्टमेंट जागता है। तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी स्टेट में नहीं होता। ऐसा हिमाचल या महाराष्ट्र, या अभी महाराष्ट्र में तो रोज बाढ़ आती है। अगर देखा जाए तो वो समुद्र का पानी हर दिन चढ़ के आता है, तो फिर उसका मतलब कि वहां पे डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते क्या? एमसीडी काम नहीं करता? वहाँ एमसीडी विद इन मूवमेंट 24/7 लगे रहते हैं और लोग काम भी करते हैं और पानी भी चढ़ता है। तो सेम सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर डिपार्टमेंट में कोई कमजोरी है, इनको चाहिए कि उस डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। अगर एम्प्लॉयज नहीं है या बाकी डिपार्टमेंट्स में इन्होंने 3,500 जेई जो है जूनियर इंजीनियर्स, अभी रिसेंटली सतपाल गवर्नमेंट ने वहां अपने जब एलजी मनोज सिन्हा ये थे, सतपाल साहब थे, वो तो अब नहीं रहे बेचारे, उन्होंने वहां से जो बेकार बैठे थे टूरिज्म डिपार्टमेंट से उठा के ब्लॉक्स में भेज दी। इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट से उठा के वहां लाइए, फ्लड में लाइए, और फ्लड डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करिए। आप 12 महीने क्यों उसी 15 दिन आपको याद रहता है जब बादल फटता है? 10.5 महीने डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं करता? 10.5 महीने क्या उनको सोने के लिए? 12 महीने बराबर काम करे। और ये जो सभी आफतें हैं, इन आफतों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे आज बादल फटा भाई कल को सूखा भी बढ़ सकता है, तो उस वक्त जरूरी नहीं है पानी बरसेगा। यहाँ हमारे राजस्थान में तो 2-2 महीने पानी नहीं आता, 3-3 महीने पानी नहीं बरसता। केरला, कितने सारे स्टेट्स ऐसी हैं। तो ये सब चीजें जब तक सरकार नहीं सुधारती, अपने आप में चेंज नहीं लाएगी, और सरकार को जागना पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे। आज 30 मरे, कल 60 मरेंगे, उसके बाद 150 मरेंगे, 200 मरेंगे। ये सरकार जो है तमाशा देखते रहेगी। आपको पता होगा माता वैष्णो देवी में वहां कितने लोगों की डेथ हुई। ये सब नेग्लिजेंसी क्यों, और क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? अगर लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है तो सरकार क्या काम कर रही है? सरकार का क्या काम है? अब सब चीजें पुलिस के ऊपर, आर्मी के ऊपर नहीं थोप सकते कि उठो भाई आर्मी से मदद मांगो, पुलिस को लगा दो। ऐसा नहीं कर सकते भाई। आपके पास डिपार्टमेंट्स है, आप उन डिपार्टमेंट से काम लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन से काम लीजिए, और 12 महीने ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक जो है आप इसकी तैयारी रखिए। हमें रेडी रहना है कि भाई कल को फ्लड भी आ सकता है, कल को सूखा भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि जम्मू में आज नालों में पानी भरा हुआ है,
1 महीने के बाद ये भी हो सकता है कि पानी का एक कतरा भी ना हो। तो जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमें भी अपने आप को नहीं बदलेंगे तो यही हाल हो जो भी हो रहा है पिछले दिनों से जो हो रहा है। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को भी तैयार होना पड़ेगा। जी सुहेल साहब, बिल्कुल सही फरमाया शाहीन साहब ने कि अगर मौजूदा हालात को देखते हुए रोड मैप तैयार किया जाता तो काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। कुल मिलाकर अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 50 लोगों की इन हादसों में मौत हो चुकी है और इसके बाद अभी भी महकमा मौसमियात की तरफ से यही वार्निंग जारी की गई है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश के इम्कान हो सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से हालांकि पुलिस प्रशासन और SDRF NDRF टीमों की बात करें तो वो अपनी तरफ से राहत बचाव काम में जुटी हैं, लगातार उनकी तरफ से मेहनत की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था उसके मुताबिक अगर सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते तो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। ऐसे में अगर उमर सरकार की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनकी तरफ से फिर स्टेटहुड को लेकर बहाना दिया जाता है, कई तरह के तर्क उनकी तरफ से रखे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए स्टेटहुड से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब स्टेटहुड थी, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, तब तो फारूक साहब थे यहाँ चीफ मिनिस्टर, वो तो चेयरमैन थे यूनिफाइड कमांड के, यहाँ पे वो तो 2/3 मेजोरिटी को लीड कर रहे थे। तब भी आपदा यहाँ आई, मैंने आपसे बताया, और तब भी कोई नॉन सीरियस अप्रोच। उसके बाद देखिए हम कुछ चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं और वो क्या करते हैं, अगर कोई कमेटी बनाते भी हैं तो डिस्पाइट के उसमें एनवायरमेंटलिस्ट हों, कुछ ऐसे लोग हों जो एनवायरमेंट को अच्छी तरह की नॉलेज रखते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करते, 4 ब्यूरोक्रेट बैठा देते हैं जिनको कोई पता ही नहीं है एनवायरमेंट का या सॉइल कंजर्वेशन का या ये फ्लड गेट्स का, फ्लड चैनल्स का, उनके बारे में उनको इल्म ही नहीं है। तो वो अपनी रिपोर्ट कैसी भेजते हैं और उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होती रही है। मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो बिल्कुल जमीनी हकायक पे किसी के काम नहीं आती है और फिर हमें दोबारा किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई आपदा का सामना करना पड़ता है। देखिए जब तक आप सीरियसली इसको, और मरकज हमेशा हर स्टेट के लिए मरकज जो है वो बिल्कुल खुशी से स्वागत करती है कि ऐसे कोई प्रपोजल आए जिससे कि कोई भी स्टेट हो, जम्मू कश्मीर का एरिया आप देखिए अनडिफाइंड एरिया है और पॉपुलेशन देखिए तो बहुत कम है, 1,40,00,000 के करीब आबादी है और एरिया अनडिफाइंड है। तो बहुत सी चीजें हैं जो जिनके प्रपोजल जो है वो भेजने की जरूरत है, उनको परस्यू करने की जरूरत है। वो सरकारों का और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स का काम होता है, लेकिन नहीं करते हैं। सिर्फ अपीसमेंट है, एक दूसरे पे एलिगेशन लगा दीजिए, मेरे वक्त में ये होता। स्टेटहुड होती तो बारिश नहीं आती, स्टेटहुड होती तो क्लाउड बरस्ट नहीं होता। अब देखिए माइनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जहां जहां भी हमने 2-3 जगह हमारे जो लोग प्रेस मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जहां जहां वो पिलर्स बैठे हैं, वो पिलर्स इसीलिए बैठे हैं कि उन नालों पे माइनिंग अभी भी चलती है और वो माइनिंग की एक सबसे बड़ी वजूहात है जिसकी तरफ आज बातें कर रहे थे सुरेंद्र चौधरी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो बातें कर रहे हैं। मैं वहां गया था, यहाँ गया था, लेकिन इलीगल माइनिंग जो है 10 महीनों में बढ़ी है जब से ये सरकार आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाके सर्टन कीजिए, आपके रिपोर्टर जाते हैं वो सर्टन करें। और ये जो पिलर्स बैठने वाला मसला है, जहां जहां से डैमेज हुए पुल्स या फ्लाईओवर, उसका मेन रीजन रहता है माइनिंग। और दूसरा और अलाइड जो चीजें हैं उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स है वो टूट जाते हैं। तो ये इस पे काबू करना बहुत जरूरत है। अब सरकार कहती है जी स्टेटहुड होगी तो हम ये करेंगे, स्टेटहुड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अक्यूज करते हैं। उसी तरह आप वैष्णो देवी की बात कर रही हैं तो उमर साहब LG साहब पे एलिगेशन लगाते हैं कि आपको जब फोरकास्टिंग थी तो आपने पहले ही यात्रा क्यों नहीं रोकी। वो उनसे वहां से आता है एक प्रेस नोट कि भाई यात्रा तो रोक दी थी पहले, और यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है और हुआ सिर्फ लैंडस्लाइडिंग है, और लैंडस्लाइडिंग में ये 34 लोग हमारे जो हैं यात्रु जो है वो शहीद हो गए, चले गए इस दुनिया से। तो कहने का मतलब है कि ये जब आपदाओं का मसला है या जिंदगियों के साथ जुड़े हुए कोई भी मिसाइल है, मुझे लगता है उस पर कोऑर्डिनेटेड वे में बात करनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की जरूरत है। और सरकार और LG ऑफिस जो है वो जितना कोऑर्डिनेटेड वे में लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और कल ऑनरेबल होम मिनिस्टर 2 दिन के विजिट पे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो आज अपोजिशन में है, जिनके 28 MLA बैठे हुए हैं, उनका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो सरकार को मजबूर कर दे कुछ चीजें करवाने के लिए, क्योंकि अपोजिशन प्लेज अ वेरी पिवटल रोल एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न। और होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके प्राइम मिनिस्टर उनके, वो जिस तरह से जो चीज चाहते हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो करवा सकते हैं। और
मुझे लगता है वो करवानी भी चाहिए। अब कल होम मिनिस्टर आते हैं, वो क्या पैकेजेस अनाउंस करते हैं, और वो पैकेजेस जो अनाउंस करेंगे ऑन ग्राउंड वो उसको मतलब जमीनी हकायक पे कितने लोगों को उसका फायदा होता है, ये देखने के लिए हाँ 28 MLA हैं और उमर साहब की सरकार है। तो मुझे लगता है जितना अच्छा रोल जो है अपोजिशन का है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगली बार फिर इलेक्शन होगी और कहते हैं हमें 50 सीटें लेनी है, और ये आपदाओं का वक्त ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि हमारी सिंपथाइजर्स कौन है, कौन से लीडर हमारे साथ इस बारिश में, रात में, सुबह हमारे साथ खड़े रहे, ये सब चीजें लोग जो है वो देखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सबका रोल बनता है कि लोगों को रिहेबिलिटेट करें, लोगों के दुख में शरीक हों। और मैंने बहुत देखा मैम कि बहुत प्राइवेट प्लेयर्स, एनजीओज इतनी हेल्प कर रही हैं, रिलीफ बांट रही हैं सेल्फलेसली, कोई गवर्नमेंट के बिना। तो ये सब दर्शाता है कि लोगों में बिल्कुल सूझबूझ है, वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन सरकार सरकार होती है और सरकार के पास एक अपना मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म का यूज जो है वो प्रॉपरली अगर हो बिना एक्विजिशन के एक दूसरे को, तो उसका फायदा जो है लोगों को होता है, और वो फायदा होना भी चाहिए। और आप देखिए कल जो है रिलीफ जिस तरह की होम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी वो कुछ अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए आने वाले दिनों में पेस ऑफ रिलीफ जो है, क्योंकि अभी 2 दिन फिर दोबारा जो फोरकास्टिंग आई है वो यही है कि 90% की रेनफॉल है, क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हैं। तो हम अभी ये जो क्रूशियल डेज हैं आने वाले दिनों में अभी चल रहे हैं, और उसमें होम मिनिस्टर का आना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी बेशक। शाहिद साहब, फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कमी आप क्या मान रहे हैं, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी भी हादसों का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, और जिस तरह से मकामी लोगों के रद्द-ए-अमल रिएक्शन सामने आए हैं, उसमें जब किश्तवाड़ में पहला बादल फटने का वाकया सामने आया तो उसमें एक मकामी ये कहता नजर आया कि 8 मशीनरी भेजी गई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही काम कर रही थी। तो वहाँ भी कितना बड़ा नुकसान मकामी लोगों को हुआ, जितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी उतना उस सब मशीनरी के चलते नहीं हो पाया। इसी तरह कई इलाकों में लोगों ने यह भी कहा कि हालांकि इंतजामिया की टीमें आ रही हैं, लेकिन वो मुआयना करने के बाद चली जा रही है, तुरंत ही कोई रिएक्शन या कोई राहत देखने को नहीं मिली, जिसके चलते हजारों लोग दूसरे मकाम पर शिफ्ट भी हुए हैं। सदम जी, मैं बता दूं कि आज की डेट में, जैसे सोहेल साहब भी बता रहे थे, बात कर रहे थे, फ्लड डिपार्टमेंट का एक काम बचा हुआ है, वो है कि ये लोग उसमें बड़े मास्टर है। मैंने क्या देखा जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये लोग कहां से माइनिंग निकालनी है, कहां से लोगों को नालों को खाली करना है, विदाउट रॉयल्टी भरने के बगैर ये लोग कैसे उनको अलाउ करते हैं कि मुझे नहीं पता। कौन लोग इसके पीछे है, इस माफिया के पीछे है कि ये लोग रातों को ये लोग भरते रहते हैं, रेत पत्थर नालों को खाली कर देते हैं, और जिससे ये पूरी सब तबाही हुई। एक आदत सी बन गई है आप डिपार्टमेंट की। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स को भी जागना पड़ेगा, चाहे इसमें हमारे जो सरकारी पुलिस के डिपार्टमेंट, चाहे क्राइम ब्रांच है, विजिलेंस है, और उनको भी चाहिए कि वो नजर रखे। ये बहुत शिकायतें आ रही है, साल भर हमें यही देखने को मिलता रहता है कि माइनिंग वाले ये जमीन यहाँ से खाली करवा रहे हैं, यहाँ से पैसा लूट रहे हैं, यहाँ से रेत पत्थर सब लोग उठा के जा रहे हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी बदनामी जो है, और ये सिलसिला पिछले 2-4 सालों से है। और मेरे ख्याल में एलजी गवर्नमेंट को भी इसकी इल्मियत आई होगी, उनके नोट्स में भी बात आई होगी, बिकॉज बिफोर गवर्नमेंट हम लोगों ने मनोज सिन्हा साहब से भी ये बात डिस्कस की थी। और डिपार्टमेंट को बस इतना पता है, डिपार्टमेंट शायद भूल गया कि उनके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी कैनाल्स है उनकी रखवाली, उनका पूरा लुक आफ्टर, उसका इंजीनियर्स उनके पास पड़े हैं, और इंजीनियर्स से काम ले सकते हैं कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, पानी किस लेवल पे जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि डिपार्टमेंट बिल्कुल, कभी मैं ये नहीं देखता कि मैंने ना तो न्यूज़पेपर में कभी देखा, शायद सोहेल साहब ने देखा होगा, काजमी साहब ने कहीं देखा होगा, बट मैंने नहीं देखा कि मैं ये देखूं कि कोई डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट कहीं गया और उन्होंने एनकरेजमेंट निकाली और उन्होंने कोई अच्छा सा काम किया कहीं पर, कुछ भी नहीं। जब उनको आप फोन उनके चीफ इंजीनियर साहब को, तब वो जाग जाते हैं कि हाँ साहब ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। और यहाँ तक कि मैं आप हैरान हो जाओगे सदफ जी, अभी 10 दिन पहले तो चीफ इंजीनियर ही नहीं था हमारे पास। 10 दिन पहले चीफ इंजीनियर नहीं थे हमारे पास, और 10 दिन पहले चीफ इंजीनियर साहब आए थे, तो रिटायर हो गए थे, उसके बाद पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। तो ये हाल जब रहेगा
तो हम लोग अब डिपार्टमेंट को भी क्या दोष दे दे, बिल्कुल। हम लोग क्या बताएं? जब डिपार्टमेंट से ही कोई आदमी नहीं है तो किससे आप बात करोगे? तो ये जो पूरा सिस्टम है, हमें देखना चाहिए कि अपना ऐशो आराम छोड़ के जितने भी हम लोग, सभी लोग, मैं ये बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि खाली उमर सरकार में, जो भी अपोजिशन वाले, बीजेपी हो, हम लोग हो, ऐशो आराम छोड़ के हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा और मामलात को एड्रेस करना पड़ेगा। जब तक हम सब लोग, अभी 2014 ने जो नसीहत जम्मू कश्मीर के लोगों को दी, सरकारों को दी, आप क्या चाहते हैं कि फिर 2014 जैसा मामलात हो तब जाग जाएंगे क्या ये लोग? तो जब तक कि पब्लिक, सरकार जागती नहीं है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। आप देखिए एक जमाने में अभी सदम जी बोलेंगे कि जेडीयू से बिहार की पार्टी है, मेरी आसाम में भी एमएलए, हमारे अरुणाचल में भी एमएलए, लेकिन बिहार में अब बाढ़ नहीं आती बिकॉज उन्होंने वो सब ठीक कर दिया। आज से 5-8 साल पहले सभी वो बांध सब फिट कर दिया कि भाई पानी आए कितना आए, नेपाल से आए तो सीधा आगे चले जाए। तो ये सिस्टम होता है, एक प्रॉपर काम करने का तरीका होता है कि आप ऐसे काम करोगे, आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाओगे तो लोगों को तकलीफ, ठीक है कहीं पर बादल फटा, कहीं पर कुछ हुआ, वो तो कुदरत की आफत है, वहां पर हम लोग को जल्दी पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, वहां के लोगों को रिलीफ पहुंचाना। लेकिन नदी नालों में जो पानी आ रहा है, जो बाढ़ बन के जो ब्रिज उठा के ले जा रही, ये काम किसका? ये काम तो फ्लड डिपार्टमेंट का है, ये तो फ्लड को देखना है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाई पहाड़ों पे फ्लड डिपार्टमेंट नहीं चढ़ेगा, वहां पर किसी जगह भाई क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो वो फ्लड डिपार्टमेंट का काम नहीं, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट का जो काम बनता है वो अपना काम देख ले। अपना काम देखेंगे तो कभी सब ये सब चीजें, कितना भी पानी आ जाए सब समुद्र में चले जाएगा, जालम से आगे उधर अपना ये जो तवी वाला ये है सब आगे निकल जाएगा, मामला खत्म। जिस तरह बाकी शहरों में होता है, जिस तरह यूपी में होता है, जिस तरह दिल्ली में गंगा यमुना में होता है। क्या यमुना में पानी नहीं चढ़ता है? खतरे के निशान के ऊपर से नहीं चढ़ता, 6-6 फुट 4-4 फुट खतरे के निशान से, तब भी दिल्ली नहीं डूबता भाई। तो हमारा तो 1 फुट खतरे के निशान से चले गया, क्या हुआ भाई? जम्मू भी डूब गया, कश्मीर भी डूब गया। तो कोई बात बनती है सर जी? ऐसा तो नहीं होता है। ये सब चीजें रहेगी तो हमें ये तकलीफें देखने को मिलेगी और सरकार को जागना पड़ेगा। मैं तो अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है सरकार जिसकी भी हो उसकी हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके इन सब चीजों की तैयारी रखी जाए, पहले से तैयारी रखी जाए, चाहे सूखा पड़े, चाहे बारिशें पड़े, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज नेशनल डिजास्टर कभी भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सो सकते। जी बिल्कुल, जाहिर है काजमी साहब, अगर तमाम डिपार्टमेंट की हम बात करें, चाहे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या फिर जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जो अमले हैं वो अपने कामों में लगातार जुटे हुए हैं, उनकी मेहनत भी नजर आ रही है। कई लोगों की उनकी वजह से ही जान बचाई गई है और कई इलाकों को उन्होंने महफूज भी किया है। लेकिन ऐसे में सरकार की रणनीति पर ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर सरकार की रणनीति ठीक तरह से होती तो उसके हिसाब से रोड मैप तैयार किया जा सकता था। या अभी भी खतरा नहीं टला है, अभी भी जो तैयारी है वो आगे के लिए मुकम्मल की जा सकती है। हालांकि जिस तरह जीएम शाहीन जी ने कहा कि 2014 में भी यही सूरत हाल थी, उससे भी सबक लिया जा सकता था। देखिए मैम, बिल्कुल शाहीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चेयर्स होती हैं और अगर यही वेकेंट रहेंगी तो डाउन द लेन उस डिपार्टमेंट में काम कैसे होगा। लेकिन जो हमने स्टडी किया 60s, 70s, 50s में, खासकर कश्मीर को लेके, तो यही सुनने में आता था कि हमेशा, क्योंकि फ्लड प्रोन एरिया है कश्मीर, पानी पे कश्मीर है, ड्रेनेज सिस्टम था नहीं, अभी थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट फ्लड गेट्स हैं 200 साल पुराने, अंग्रेजों के वक्त के या उससे भी पुराने, वो हेविली इनक्रोच्ड हो रहे हैं। मैं जीरो ब्रिज की बात करूं तो उसके नीचे सबसे बड़ा फ्लड गेट था जो 2014 में बिल्कुल टूट गया, खुल गया, और उससे सारा पानी जो है वो राजबाग और उसकी तरफ 3-3 स्टोरी बिल्डिंग्स के तक पानी पहुंच गया। क्योंकि देखिए आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं रखा है जिसमें कि आप इन चीजों को रोक सकते हैं। अब ऑनरेबल हाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में गैर मुमकिन खर्च बोलते हैं हम, उस पे रजिस्ट्रीज पे बैन कर दिया था, अभी तक है शायद चल रहा है। लेकिन हमने देखा कि जितनी भी गैर मुमकिन खर्च है, जहां से पानी का निकास जो है एकदम जब पैसा आपदा आती है तो वो वहां से दोबारा, हम सोचते हैं ये सूख गया, ये खर्च सूख चुके हैं, लेकिन जब भी खुदा न खास्ता ऐसी बारिश होती है तो वो दोबारा पानी जो है अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उसी रास्ते से वो अपने आप को बाहर निकालता है। और वो अभी भी हम देखते हैं जम्मू शहर में, कश्मीर में देखते हैं, जो हम सुनते हैं, और पिछले 2-3 दिनों से यही डिबेट्स कर रहे हैं कि जनाब इलीगल इंक्रोचमेंट्स, गैर मुमकिन खड्डों पे, डिस्पाइट कि उस पे बैन है, उसकी रजिस्ट्रीज रुकी हुई है, फिर भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, और
वो सब चीजें दर्शाती हैं कि हम सब जो है कहीं ना कहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो लोग चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो पीएचई है, फ्लड कंट्रोल है, ये सब जब तक वो एनओसी देते हैं तो वो बिल्डिंग्स नहीं बन पाती हैं, लेकिन सबकी एनओसी उनको जो है मिल जाती हैं या इलीगल तरीके पे वो बना लेते हैं। और उसका खमियाजा ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सब अब खुद तो डूबे डूबे सनम, लेकिन सबको लेकर डूब जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके लिए स्ट्रिक्ट जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। और हम सुनते थे कि 60s में 70s में इन सब डिपार्टमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, शाहीन साहब को याद होगा कि मॉक ड्रिल्स हुआ करती थी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई आपदा है, जो एक रेगुलर फिनोमिना था सरकारों का और डिपार्टमेंट्स का, कि लोगों को अवेयर करना है, चाहे कि कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों से अवेयर रहना है, किन चीजों की सावधानी रखनी है। वो मॉक ड्रिल से तो सब बंद होगी, आगे का कोई काम जो है अच्छा वो हो नहीं रहा है। तो ना कोई रोकथाम है, ना सिर्फ करप्शन और करप्शन। मैं आपको बता दूं कि गैर मुमकिन खड्डों की मैं अगर आपको बात करूं, अगर कोई कंप्लेंट्स गई भी हैं तो पटवारी से ऊपर लेवल का आदमी जो है कभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। आप देखिए फारूक साहब की सरकार में ही यहाँ जो डल के ऊपर जो है एक अथॉरिटी बनी, लेक्स अथॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आप यकीन मानिए वो अथॉरिटी जो थी इसलिए बनी थी कि जितनी वीडिंग होती है, जितने अंदर डल का जो अपना रखरखाव है वो साफ सुथरा रहे, बिल्कुल उसके जो लुक है वो बिल्कुल क्लीन रहे। और करोड़ों की मशीनें वहां मंगाई गई, लेकिन देखने को ये मिला कि जब से वो डिपार्टमेंट बना है तब से ज्यादा गंदगी डल में होना शुरू हो गई और करोड़ों अरबों रुपया जो है वो वेस्ट हो गया। और बहुत से मुलाजिम जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में, विजिलेंस में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को निकाला नहीं। ज्यादा 6 महीने वो सस्पेंड रहा या 1 साल, उसके बाद रीइंस्टेट हो गया। जब तक आप सीनियर लेवल के लोगों को पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें ऊपर से नीचे तक होती हैं, आप पटवारी को सस्पेंड कर देंगे या टर्मिनेट कर देते हैं या बुक करते हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है। आप एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है, जो लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वहां कोई ऐसे चीजें देखते हैं और वो पकड़ी जाती हैं और वो खुलेआम लोगों के सामने मीडिया के थ्रू आ जाती है और वो प्रूव हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि आपको अकाउंटेबल तरीके से उन बड़े बड़े अफसरों को, बिग फिशेस जिसको मैं बोलता हूं, उनको आप जरा टर्मिनेट कीजिए, जरा हिलाइए, यहाँ से अपनी अपनी स्टेटों में भेजिए। तो देखिए निजाम जो है विद इन, सिर्फ विल टू वर्क जो है, विल टू एक्सरसाइज जो है वो करने की जरूरत है। जिस दिन आप वो विल करेंगे, मुझे याद है जगमोहन जी यहाँ गवर्नर थे तो हमेशा एक तरीकाकार था उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने का, और बिल्कुल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे थे बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होकर काम करते थे और अपने काम को अकाउंटेबिलिटी से वो पेश करते थे, चाहे वो दो बार यहाँ पे गवर्नर रहे। उसी तरह मुझे लगता है कि आपको हेड ऑफ द सिस्टम जो है, अगर वो स्ट्रिक्टली कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना चाहता है तो सब चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। सिर्फ ये है कि आपकी जो मंशा क्या है। अगर आपकी मंशा ये है कि स्टेटहुड आएगी, फिर यहाँ मेरे पास आर्मी भी मेरे अंडर होगी, दूसरी चीजें भी होगी, पाकिस्तान को भी मैं जवाब दे लूंगा, चाइना को भी मैं जवाब दे लूंगा, तो लोग बेवकूफ नहीं है। यहाँ शुरू से हर चीज की जो ध्यान है वो मरकज रखती रही है, और हमारी और बहुत सी मुसीबतें हैं जम्मू कश्मीर में, और यहाँ सबसे बड़ी जो मुसीबत रही है वो नॉन परफॉर्मेंस रही है, करप्शन रही है, और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, ये जो आपको सुपरसीडिंग ऑफ द पावर्स, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका मैं आपको लंबी डिबेट हो तो मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर ये सुधर जाए और सिर्फ काम की तरफ ध्यान दें और मरकज से जितना पैसा आता है उसको ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें हो रही है, और वो एक रास्ते हैं जिससे कि इनका जनाधार भी बना रहेगा और आने वाले जो मुस्तकबिल है जम्मू कश्मीर का वो भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट की, जिस आपदा की जो लोग कंसर्न्ड है उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है कि ताकि एक अच्छा रोड मैप जो है ऐसी आपदाओं से बचने का बन सके, और उस पर मरकज से हम बात करें और उस पर हम काम करें। जी बिल्कुल जाहिर है। शाहीन साहब, इलीगल माइनिंग का आपने जिक्र किया। इलीगल माइनिंग पर न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और उमर सरकार को घेरा गया है। लेकिन वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कई महीनों से उमर सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम, और इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो मुहिम है वो लगातार चलाई जा रही है। कई इलाकों में ये मुहिम जारी है। हालांकि इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो देखने को नहीं मिल रहा। रातों रात ये काम हो रहा है, आखिर क्या वजह ऐसी है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल जैसे अभी सोहेल काज़मी जी बता रहे थे, जब तक कि ऑफिसरों को आप यहाँ से, देखिए आप अभी तो यूनियन टेरिटरी है, जब तक आप इनको घरों से बाहर नहीं भेजोगे, जब तक आप यहाँ से अरुणाचल इनको ट्रांसफर नहीं करते,
अरुणाचल वालों को यहाँ नहीं लाते, ये काम ठीक नहीं होगा। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि ज्यादातर जो करप्शन का जो मामला है, जो इलीगल माइनिंग का जो बाकी सब इशू है, उसमें तो काफी सारे खुद ये लोग जिम्मेदार हैं। इसमें हम लोग किसी के ऊपर दोष दें, ये बिल्कुल गलत होगा। मैंने जैसे कहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी समझना, जिम्मेदारी लेना हर शहर में, और हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। जो हम लोग ये नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके साथ खिलवाड़ करना कोई आसान बात नहीं। हम नेचर को छेड़ेंगे और नेचर ऐसा छेड़ेगा हमें कि हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। जहां जंगल थे वहां घर बना दिए। मैंने जैसे आपको बताया, आप हर जगह जाइए, आप पटनी टॉप की तरफ जाइए, रजौरी जाइए, डोडा जाइए, कश्तवाड़ जाइए। हमारे जमाने में जो जंगल भरा हुआ था, जो फॉरेस्ट लैंड थी, वहां घर है। आजकल शहर बसे हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, और किन लोगों ने परमिशन दी? हमारे टाइम पे, हम लोग जब यंग थे, हमारे टाइम पे ये जमीन जो थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। अब आज इन लोगों की कहां से हुई है तो पता नहीं चला। 15-20 साल देखिए, ये तो इसका जो केयर टेकर है गवर्नमेंट रहती है, जो गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने कहां से क्या किया, सरकार कहां थी, हमें नहीं पता। ये उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है हमें कि जिस हिसाब से नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत गलत है। और वही रीजन है कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो तबाही हुई है, उसके जिम्मेदार मैं खाली आम लोगों को नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जितने जिम्मेदार आम लोग हैं, उतनी जिम्मेदार सरकारें भी, और सरकारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इनका केयर टेकर बनना, इन सब चीजों का ख्याल रखना। नहीं रखा गया। हर जगह क्रशर बनाए गए, हर जगह जगह पे क्रशर, हर 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे क्रशर, पत्थर तोड़ने की मशीन है। और पत्थर कहां से निकलते हैं? जमीन से निकलते हैं, नालों से निकलते हैं। इन नालों की जो है, जो जहां पर ये था, आपकी नदी बह रही थी, वहां घर बना दिए। अब ऐसा रहेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते? ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये बड़ी बदनसीबी है जो ये सब चीजें हो रही है। मैंने तो ऐसा किसी स्टेट में नहीं, इवन कि ये तो पहले एक जमाने में बंगाल, ये जो अभी हमारा जो ये है, ये वाला आसाम वाला जो है, सबसे ज्यादा बाढ़ और सबसे ज्यादा ये तमाशा जो है वहां होता है। अभी तो आसाम तो बिल्कुल ठीक है, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी हो रहा है हिमाचल और जम्मू कश्मीर, पहले तो सुनने में आता था, और क्लाउड ब्रस्ट हुआ, कहाँ हुआ? आसाम में हुआ, अरुणाचल में हुआ। अब अरुणाचल, आसाम बिल्कुल ठीक है। अब जम्मू कश्मीर है, हिमाचल वगैरह है। क्योंकि क्लाउड ब्रस्ट भी तब नजर आता है हमें जब किसी की डेथ होती है। अगर डेथ नहीं होती तो क्लाउड ब्रस्ट नजर नहीं आता, तब तो इसकी खबर भी नहीं होती है, न्यूज में नहीं चले जाती। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। इतने लोग मरे जो रातों को, आज कल वाली रात जो लोग घरों में सोए थे, जो नींद में थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको क्या पता उनकी मौत उनके ऊपर खड़ी, और सेकंडों के अंदर उनकी डेथ हो रहे नहीं वो लोग। हमारे कितनी लाशें अभी डोडा में, पता नहीं वो समंदर में है, कहाँ है। ये जो सानिया हुआ, इस चीज से अगर सरकार सबक नहीं लेगी, अगर आम जनता भी, हम लोग भी सबक नहीं लेंगे, तो फिर कब जागेंगे? ये तो बहुत बदनसीबी है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को जागना पड़ेगा, सरकारों को जागना पड़ेगा। जितनी भी आपकी नाराजगियां, उनको साइड पे रखिए। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी साइड पे रखिए। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सभी लोग सामने आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। नेचर का जो हिस्सा है, हम लोग नेचर को नहीं रोक सकते, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। खिलवाड़ करेंगे तो वापस जवाब देगा, ऐसा जवाब देगा कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये सब चीजें बिल्कुल गलत हो रहा है सदब जी। और हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग 2025 में इस फ्लड की वजह से मारे गए, नहीं रहे आज हमारे पास। हमारी ये जो सब जो बहस हम कर रहे हैं, सब बेकार है। हम उनको जिंदा नहीं कर सकते, हम उनको वापस नहीं ला सकते। जो घर उजड़ गए, हम उन घरों को नहीं बसा सकते। पैसा हम कितना भी दें, लेकिन जो जिसकी डेथ हो गई उसको कहां से हम वापस लाएं? ये बड़ी बदनसीबी है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जी बेशक।
सुहेल साहब, इस बीच अब मुतासरीन को मदद और राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा कि जो मरने वाले हैं, मृतक हैं, उनको 6-6 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। जो घायल है उन्हें 1 लाख रुपए की, या फिर जो मामूली तौर पर जख्मी है उन्हें 50,000 रुपए तक की मदद पहुंचाई जाएगी। तामीराती और मरम्मती जो काम है वो भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। क्या इससे मुतासिर है आवाम, या फिर इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है? क्योंकि हो सकता है मरकज़ की तरफ से भी बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो प्रोरोगेटिव होता है और ऑनरेबल गवर्नर साहब का जो प्रोरोगेटिव था, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से वो कितना दे सकते थे, तो एसडीआरएफ की तरफ से कितना दे सकते थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जितने भी हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए की राशि से फर्स्ट जो उनकी अनाउंसमेंट थी वो यही थी। और मुझे लगता है कि कल होम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके फॉरेन के दौरों पे हैं। कल वो शायद चाइना होंगे, आज जापान थे। तो मुझे लगता है कि वो भी देखने वाली चीज होगी कि वो क्या क्या रिलीफ पैकेज कल अनाउंस करेंगे, क्योंकि 2 दिन के दौरे पे वो यहाँ है। और मुझे लगता है कि अगर एडिशनल भी जरूरत होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा फ्लेक्सिबल रही है जम्मू कश्मीर को लेके। और खासकर मोदी जी का जो जब भी अपने पूरे 11 साल के टेन्योर्स में जितनी बार भी जम्मू कश्मीर आए, वो कुछ ना कुछ पैकेजेस जो हैं, जो हमने सोचे भी नहीं थे, कभी हमारी तस्वुर में नहीं थे, वो अनाउंसमेंट्स यहाँ करके गए हैं। और वो सब चीजें लोगों की वेलफेयर के लिए हैं, जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए हैं। और बहुत सी चीजों पे बहुत से डिविडेंड्स लोगों को मिले भी हैं। हमें उसका शुक्रिया एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमेशा हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है, क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ खोया है और अब खोने के लिए कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर के पास। और अब ये जो नेचुरल डिजास्टर है या नेचुरल जो आपदाएं हैं, इनसे भी अगर कोई हमें मतलब रिलीफ दे सकता है, रिहेबिलिटेट कर सकता है, तो वो मरकज की सरकार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स होंगी, जिससे कि ये जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, अफेक्टेड एरियाज हैं, उनको रीबिल्ड करने में ज्यादा से ज्यादा तेजी आ सके। जी बेशक। ठीक है सुहेल काज़मी साहब, हमारी आज की खास चर्चा में इतना ही। जीएम शाहीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।